नमस्कार छात्रों, आज हम देख रहे पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति भाग दूसरा। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति भाग दूसरा, इसमें आप सभी का स्वागत है। पहले भाग में हमने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में होने वाली दो संस्मरणों में से पहला संस्मरण, जिसमें उनकी इम्पाला सेवरलेट गाड़ी के प्रति था, जिससे उनकी ईमानदारी प्रकट होती है। आज के इस दूसरे भाग में हम देखने जा रहे उनका दूसरा एक संस्मरण खादी के कुर्तों का है, जो फटे होने के बावजूद भी शास्त्री जी पहनना चाहते थे, क्योंकि ऊपर से कोट पहनने से ठंड से रक्षा तो होती ही, फटे हुए भी नहीं दिखते और मेहनत से बुने खादी का एक एक धागा काम आ जाता। शास्त्री जी के किफ़ायती स्वभाव और सादगी की झलक हमें यहाँ स्पष्ट मिलती है। सीधा सादा रहन सहन और उच्च विचारों की प्रतिमूर्ति थे शास्त्री जी। तो चलो छात्रों, पृष्ठ क्रमांक 70 पर देखिए, हम शुरू कर रहे हैं। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? यानी कि लेखक सुनील शास्त्री जी कह रहे हैं कि मैं यह जो कुछ आपको बता रहा हूँ, शान की तहत नहीं बता रहा हूँ, यानी कि कोई बड़ा चढ़ाकर बातें नहीं बता रहा हूँ। तो अब ये सारी बातें उनके लिए आदर्श बन गई है। पिताजी की यह देन ही है एक प्रकार की। और जब लेखक सक्रिय राजनीति में आए तो कोई सरकारी ओहदा पाने पर, कोई पद पाने पर उसका दुरुपयोग करने की उनमें हिम्मत नहीं हो सकती है। आप ही सोचें, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। लेखक कहते हैं कि कभी कभार उनके बच्चे लेखक से शिकायत करते हैं कि तुम तो हमें साइकिल से स्कूल भेजते हो, और जब बारिश होती है तो किसी रिक्शा के माध्यम से हमें स्कूल भेजा जाता है। लेकिन कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को सरकारी गाड़ी में से भेज देते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि बच्चे छोटे हैं, उन्हें मैं कैसे समझाऊं? यानी कि उन्हें कलेजा चीर कर मैं नहीं बता सकता कि हमारे उसूल क्या है, हमारे आदर्श क्या है। आगे देखो, समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। यानी कि लेखक अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बात बड़ी कठिन है, क्योंकि आखिरकार बच्चे बहुत छोटे हैं। इसलिए कभी कभार उनकी इच्छा के लिए लेखक अपनी गाड़ी के माध्यम से बच्चों को स्कूल छोड़ देते हैं। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना, संवारना, कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावात में खड़ा रह सके। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि अब जो मैं ये बातें आपसे कह रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ, मानो मेरा सरकारी ओहदा छोड़कर मैं आया हूँ। मतलब पद की बात यहाँ पर नहीं है, तो ऊंचे पद को मानो मैं छोड़कर ये सारी बातें लिख रहा हूँ, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। मतलब जो बातें मैं बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं खुद थोड़ा सा ताज़ा और नयापन महसूस करना चाहता हूँ, और बार बार यह कोशिश करता रहता हूँ कि फिर से एक बार
मैं अपने आप को संजोना संवारना चाहता हूँ, ताकि मेरा यह मन आज की इस तूफानी झंझावत में, मतलब आज की इस भ्रष्ट दुनिया में मेरे उसूल और मेरे आदर्श कायम रह सके और उन्हीं पर मैं खड़ा रह सकूं। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। यानी कि लेखक को आज भी अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब लाल बहादुर शास्त्री जी लेखक पर अपने व्यक्तिगत काम सौंप देते थे, तो लेखक को बड़ा गर्व होता था, नाज होता था और उस काम को करने में उन्हें बहुत यानी कि आनंद मिलता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितना सफाई से करता है। यानी कि लेखक सुनील शास्त्री और उनके भाई अनिल शास्त्री, दोनों भाइयों में एक प्रकार की होड़ लगी रहती थी। होड़ मतलब स्पर्धा लगी रहती थी कि कौन कितनी खूबी के साथ बाबूजी ने दिया हुआ काम अच्छी तरह से सफाई से पूरा कर देता है। एक दिन बोले, सुनील, मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। इसी प्रकार शास्त्री जी ने एक दिन लेखक पर जिम्मेदारी सौंपी कि देखो मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, मतलब उसे ठीक ढंग से संवारो, थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रहा है, तो इसलिए उन पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई और उसे ठीक कर दो और कमरा भी थोड़ा सा साफ सुथरा बना देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया। पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे कुर्ते कहाँ हैं? जब लेखक दूसरे दिन स्कूल जाने लगे, ऐसे वक्त बाबूजी ने लेखक को बुलाया और कहा कि तुमने तो बहुत अच्छी तरह से अलमारी यानी कि ठीक ढंग से रखी है, या मेरा कमरा भी बहुत साफ सुथरा बना दिया, यानी कि बहुत सारा करीने से तुमने लगा दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। लेखक ने शास्त्री जी के यानी कि बाबूजी के कुछ कुर्ते फटे हुए थे, थोड़े बहुत इधर उधर, तो उसे किसी काम का न समझकर अपनी माँ को उसे दे दिया था। तो उन्होंने अपने बेटे सुनील से मतलब लेखक से पूछा कि यह तो बताओ, यह कौन सा महीना चल रहा है? लेखक ने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, मतलब अक्टूबर महीने का अंतिम सप्ताह शुरू है, अक्टूबर समाप्त होने को आ रहा है। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूँगा न। बाबूजी ने कहा, अरे थोड़े बहुत फटे हुए हैं तो क्या हुआ, अब नवंबर आएगा मतलब जाड़े के दिन शुरू हो जाएंगे। जाड़ा मतलब सर्दी का मौसम, ठंड बहुत लगेगी और इन दिनों में ऐसे कपड़ों पर ऊपर से मैं कोट पहन लूँगा तो वो काम आ सकते हैं। मैं देखता रह गया, क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बीनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। शास्त्री जी ने कहा कि अरे बेटे, यह खादी के कपड़े हैं और इसे बनाते वक्त ढेर सारा श्रम लिया गया है, मेहनत की गई है। बीनने वाले ने बड़ी मेहनत के माध्यम से उसे बीना है, बीनना मतलब बुनना, तो इसका एक एक सूत
मतलब एक एक धागा काम आना चाहिए, इसे इस प्रकार फेंक देना उचित नहीं है। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, मैंने देखा था। यानी कि लेखक बाबूजी का रहन सहन, उनके कपड़े पहनने का तरीका, किस प्रकार से वे कपड़े पहनते हैं, किस ढंग से वे किफ़ायत से रहते हैं। यानी कि हम कहते हैं बड़े छोटे हमेशा बड़ों के पग चिन्हों पर चलते हैं, मतलब छोटे बच्चे हमेशा बड़ों का अनुकरण किया करते हैं। उसके अनुरूप लेखक भी अपने पिताजी का हमेशा निरीक्षण किया करते थे। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। यानी कि देखिए, शास्त्री जी जो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, वे खुद का उनका रहन सहन कितना सादगीपूर्ण है, और फटे हुए कुर्तों के माध्यम से भी वे रुमाल बना देते हैं। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती, पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। यानी कि शास्त्री जी लेखक को या अपने बच्चों को साफ साफ कह सकते थे कि खादी से हमें प्यार करना चाहिए, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। लेकिन बाबूजी खुद यानी कि अपने व्यक्तित्व के जरिए ये सारी बातें जताया करते थे। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व बोलता था। बोलने के बजाय अपने व्यक्तित्व की कृति के माध्यम से ही वह बहुत सारी बातें यानी कि उनसे प्रेरित हो जाती थी। इसलिए सामने वाला व्यक्ति उनके इस व्यक्तित्व से बंध जाता था, और इतना ही नहीं, उन पर सब कुछ निछावर करने के लिए वो उतारू हो जाता था, मतलब सर्वस्व व समर्पण कर देता था। निछावर होना, अर्पण करना जिसे हम कहते हैं। अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुँह दिखाई में गहने मिले। मतलब लेखक की माँ ने कुछ बातें, यादगार घटनाएं लेखक को बताई है, जिसमें से उन्होंने कहा कि जब हमारी शादी हुई थी तब चढ़ावे के नाम पर कुछ 5 ग्राम सोने उन्हें गहने मिल गए थे। बाद में रामनगर जब वे आए तो मुँह दिखाई की जो रस्म होती है, इस रस्म के तहत उन्हें कुछ और गहने मिल चुके थे। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। यानी कि ऐसे वक्त नाते रिश्तेदारों ने कुछ न कुछ उन्हें गहने दिए थे, और जब वे शास्त्री जी के साथ बहादुरगंज के मकान में जब वे आए तो उन्हीं दिनों शास्त्री जी के चाचा जी को कोई घाटा हुआ, मतलब उनका कोई बड़ा नुकसान हुआ। घाटा हुआ मतलब नुकसान हुआ था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची, और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। यानी कि इस चाचा जी को नुकसान होने की वजह से कुछ रकम देने की जिम्मेदारी शास्त्री जी पर आ पड़ी, और शास्त्री जी ने भी ये बात क्या हुई है, किस प्रकार नुकसान हुआ है, इसका ज़्यादा कुछ यानी कि चर्चा नहीं की है, या उन्होंने उसे ज़रूरी भी नहीं समझा। और
उनको कुछ रुपए उन्होंने दे दिए। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए। यानी कि शास्त्री जी किसी कारणवश किसी मुसीबतों के कारण, मजबूरियों के कारण उन्हें अपनी पत्नी से कुछ गहनों की मांग करनी पड़ी। ऐसे वक्त क्षण भर के लिए पत्नी को थोड़ा सा यह गलत लगा, वह सोच में पड़ गई, थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हो गई, लेकिन बाद में उसने सोचा कि अपनी पति की प्रसन्नता अगर इसी में है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। गहने तो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है, कोई न कोई मजबूरी होगी, मुसीबत होगी, ऐसा मानकर उन्होंने अपने गहने निकालकर दे दिए। केवल टीका, नथुनी, बिछिया रख लिए थे, वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी। यानी कि शास्त्री जी की पत्नी ने, मतलब लेखक की माँ ने, केवल टीका, नथुनी, बिछिया इतने ही गहने अपने पास रख लिए, क्योंकि वे सुहाग वाले गहने थे। सुहाग मत वाले मतलब एक सुहागन के लिए कुछ गहनों का बड़ा महत्व होता है। तो ऐसे सुहाग वाले जो गहने थे उतने ही उन्होंने रख लिए, बाकी सारे गहने उन्होंने शास्त्री जी को दे दिए। अब दूसरे दिन शास्त्री जी अपनी यह पीड़ा छिपा नहीं सके, यानी कि इस बात में शास्त्री जी को भी वेदना महसूस हुई है। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि अरे जब तुम वापस मिर्ज़ापुर जाओगी, अगर लोगों ने इन गहनों के बारे में पूछा तो क्या कहोगी। हम मुस्कुराई और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहने छोड़ दिए हैं। यानी कि शास्त्री जी की पत्नी ने कहा कि आप चिंता न करें, उसके लिए मैंने बहुत अच्छा बहाना ढूंढ लिया है। कह दूंगी कि गांधी जी के कहने के मुताबिक अब हमने गहने ही पहनने छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। यानी कि शास्त्री जी कह रहे हैं कि इस बात पर, पत्नी की इस बात पर वे चुप रहे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि हम अपनी पत्नी को नए गहने तो बनवा कर नहीं दे सके, ऊपर से उसी के कुछ गहने हमने ले लिए हैं। यानी कि हम उसे कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं, और यह बात वे खुद अच्छी तरह से समझते भी हैं। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। शास्त्री जी को इस बात के प्रति खेद है। वे कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारा विवाह किसी सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन क्या करे, अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो मेरे नसीब में नहीं है, या मैं तुम्हें आराम नहीं दे सका। ऊपर से मैंने तुम्हारे बदन के सारे गहने ही मानो उतरवा लिए हैं। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। यानी कि अंत में शास्त्री जी की पत्नी ने, मतलब लेखक की माँ ने कहा कि आप ही मेरा असली गहना हो, हमें इस प्रकार के गहनों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारे पास है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि असल में हम कहते हैं कि पत्नी का असली गहना तो पति ही होता है, और इस प्रकार के गहने तो समय आने पर फिर से बनाए जा सकते हैं। और जब दिन बदल जाएंगे, मतलब जब अच्छे दिन आ जाएंगे, तो ढेर सारे गहने हम बनवा लेंगे, क्योंकि दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। यानी कि यह प्रकृति का नियम है, यह तो ऐसा चलता ही रहता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, यह तो जीवन में चलता रहता है। यह तो आखिरकार प्रकृति का नियम है। तो ठीक है छात्रों, धन्यवाद।